आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख में हम एक मौजू पर जाहिर है कि दो रुख दो अलग अलग पार्टियों के क्या हैं, उनके क्या नजरियात हैं, इस पर खास तौर से हमारी तवज्जो होती है। तो आज हम जिस तरह से बिहार इलेक्शन अब बहुत करीब आता जा रहा है, वैसे में बिहार में बहुत तरह की तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। जी हां, जीतन मांझी जो अब से कुछ घंटों पहले तक या एक दो रोज कबल तक जिस तरह से अजीम इत्तेहाद का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बहुत पहले ही उन्होंने फिर यह जाहिर कर दिया था, उनकी पार्टी से खबरें आनी शुरू हो गई थी कि जीतन मांझी अपना पाला बदल सकते हैं, और ऐसा हो भी गया। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अब एनडीए का हिस्सा हैं। इसी तरह से बहुत सारे नामचीन चेहरे, बड़े लीडर्स भी जेडीयू से आरजेडी में चले गए, कुछ ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया। और पार्टियों का ये जो इत्तेहाद है कि वो किसके साथ इंतखाब लड़ेंगे, ये हर गुजरते दिन के साथ इसमें नुमाया तब्दीली देखी जा रही है। इसी बीच एक और अहम पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसने भी अब ताल ठोक दी है कि बिहार में एआईएमआईएम के बगैर अब किसी की दाल गलने वाली नहीं है। एआईएमआईएम का दावा है कि बिहार में अब वो अपना खातिरख्वाह, अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगी। और साथ ही उदास ये भी इशारे मिले हैं कि अगर जो हम ख्याल पार्टियां हैं वो अगर इत्तेहाद भी चाहती हैं तो वो हमसे आए, हम इत्तेहाद के लिए भी तैयार हैं। तो इन हालात के बीच बिहार में जो अब इंतखाबी जो माहौल बन रहा है, अभी से क्या समझा जाए कि क्या सिर्फ ये एक अजीम इत्तेहाद बनाम एनडीए बनकर रह जाएगा, या इसमें कोई तीसरा पोल भी होगा, या तीसरा कोई इसमें एंगल भी होगा। इन्हीं मौजूआत पर हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारिका पासवान जुड़ रही हैं, जो तर्जुमान हैं आरजेडी की। सारिका पासवान जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और साथ ही हमारे साथ हैं एडवोकेट आदिल हसन आजाद, जो एमआईएम के बिहार के जो है वो यूथ प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं सारिका जी आपके पास आऊंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि एक ऐसे दौर में जब किसी को साथी बना लेना, यानी कि इत्तेहाद करना, इसका दौर खासतौर से बिहार में देखा जा रहा है। एक तरफ एनडीए है, कई पार्टियां उसमें हैं, एक तरफ अजीम इत्तेहाद जिसे महागठबंधन कहते हैं, उसमें कई पार्टियां हैं। इस चुनाव में ये गठबंधन या इत्तेहाद कितना अहम बनने जा रहा है? सारिका, आपसे मेरा सवाल। जी, आदाब आप सभी दर्शकों को सारिका पासवान की तरफ से। ये जो प्रश्न आपने करा जी आपने ये प्रश्न करा कि एनडीए में भी कई ऐसे अलायंस हैं पार्टियां, और हमारी भी महागठबंधन में भी कई ऐसी अलायंस पार्टियां हैं जो मिलकर के आने वाले विधानसभा इलेक्शंस होने वाली हैं, सब मिलकर के लड़ने वाले हैं। तो ऐसा तो ये दस्तूर ही चलते आ रहा है, आजकल ऐसा ये दौर चल रहा है कि बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां मिलकर के एक महागठबंधन और गठबंधन की इलेक्शन लड़ी जा रही है। तो और अभी आने वाले टाइम में सब जानते हैं कि बिहार में अभी चुनावी माहौल बहुत गर्म है। विभिन्न पार्टियां, विभिन्न दलें एक जोड़ तोड़ और रस्साकसी चल रही है, बेइंतहा चल रही है। बल्कि ये कह लूं तो चंद ही दिनों में इलेक्शन हो सकता है अनाउंस भी हो जाए। उसको लेकर के हर पार्टियां, हर दल जो हैं अपनी ओर से अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में किस तरह की क्या गठबंधन तैयार की जाए, जिससे कि आने वाले विधानसभा को बहुत ढंग से लड़ा जाए, जीत हासिल हो। तो सारे पार्टियां अपने अपने तौर पे ये तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आदिल, आपसे मेरा सवाल यही है कि जो इंतखाब अभी अनकरीब है, दहलीज पर बिल्कुल आ चुका है बिहार का इंतखाब, ऐसे में इस माहौल में जब सब लोग अपने इस इंतखाबी मैदान में खुद को झोंकने से पहले साथियों की तलाश कर रहे हैं, यानी कोई हमारा सियासी हमसफर हो, हमारे साथ कोई पार्टी हो, एनडीए है, यूपी महागठबंधन है, ऐसे में एमआईएम के नजदीक इत्तेहाद कि क्या माने हैं? क्या एमआईएम को लगता है कि इत्तेहाद के बगैर कामयाबी मुमकिन है, या फिर एमआईएम भी इस कोशिश में है कि इत्तेहाद के बगैर रास्ता पार लगाना मुश्किल होगा, तो साथी चाहिए? देखिए, ये एक सच्चाई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक वजूद होता है और उसका एक स्ट्रेंथ होता है। बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, ना जेडीयू, कोई पार्टी में इतनी दमखम नहीं है जो पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ सके।
ये सच्चाई है। हमारी पहली लड़ाई प्रायोरिटी है कि फासिस्ट ताकत जो 15 साल से जो नीतीश कुमार जी का और जो सुशील मोदी जी का जो ये जो राज है, ये पलायन सबसे ज्यादा, जो बेरोजगारी, यहाँ बिहार को जो इन्होंने विकास का दावा किया था वो खोखला, यहाँ जो आरएसएस का जो पूरा जो एजेंडा नीतीश जी चला रहे हैं, जिस नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, जिस नीतीश जी ने कहा था 9 फरवरी को कि आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, वही नीतीश जी महागठबंधन में थे, उसके रातों रात उन्होंने पादा बदल दिया। तो ये हमारा एजेंडा है, ये बिहार के अवाम का एजेंडा है कि भाजपा भगाओ, नीतीश भगाओ। इसमें अगर हम सीमांचल में एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आवाज है, एक ताकत है, एक लोगों ने देखा है। जब लोकसभा चुनाव में हम लोग ने जो दिखलाया ताकत, अल्हम्दुलिल्लाह आज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब लीडर ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। आज सीमांचल की जो लड़ाई बैरिस्टर साहब अख्तरुल इमान साहब लड़ रहे हैं, जब बाढ़ आता है तो अकबर साहब ने मेडिकल टीम भेजते हैं, जब रिलीफ पैकेज भेजते हैं, तो सीमांचल में मजलिस मैं आपको थोड़ा सा रोककर एक सवाल करना चाहूंगा। सवाल यह है कि आपने पिछले 15 साल का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि पिछला 15 साल वो ज्यादातर नीतीश कुमार वजीर आला रहे, लेकिन जो जेडीयू है या दूसरी पार्टियां हैं वो उससे पहले के 15 साल पे इशारा करती हैं। सर आप ही सुनिए, जब 15 साल कोई कम वफा नहीं ना होता है। केंद्र में इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री साहब है, जो अमित शाह जी जैसा होम मिनिस्टर है, राजनाथ जी जैसा गृह मंत्री हैं, बिहार का 10 एमपी जो केंद्र में मंत्री बने हुए, तब बिहार को क्या मिला? मोदी जी ने बोला था 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ का बात किया था आरा के रैली में, उसका क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा का क्या हुआ? बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का क्या हुआ? सीमांचल में महानंदा बेसिन देने की बात थी, वो क्या हुआ? सीमांचल स्पेशल स्टेटस की बात थी, वो क्या हुआ? पलायन रोकने की बात थी, वो क्या था? रोजगार की बात थी, वो क्या था? बिहार को क्या दिया नरेंद्र मोदी जी ने? इतना बड़ा बड़ा वादा जो ठीक है। मैं अब सारिका के पास चलता हूं। सारिका, आपके सामने भी एक अहम सवाल ये है, पहली बात तो ये कि क्या सारिका आरजेडी की तर्जुमान, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन ये मानती हैं कि बिहार में कोई ऐसी पार्टी अकेले दम पर इंतखाब जीतकर सरकार बनाने का दम खम नहीं रखती? आप मानती हैं इस बात को? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि हमारी आरजेडी बिल्कुल सक्षम है कि हम अकेले भी चाहें तो चुनाव लड़े और जीते, लेकिन हमारी एक हमेशा से ये दोस्ती परस्ती की एक आदत रही है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने गठबंधन के साथ ही लड़ी थी चुनाव, और इस बार भी हमारे जो कई ऐसे मित्र हैं, जो दल हैं जो हमारे साथ हैं, तो उनका साथ लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब किसी का साथ लेना मजबूरी है कि हम कमजोर हैं इसलिए साथी चाहिए, या फिर हम इतने उदार हैं कि हमें साथी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हम उदार हैं, इसलिए हम साथ लेके चल रहे हैं, साथ लेकर के बढ़ना हम जानते हैं, और हमें इस पे कोई दो राय नहीं है। अगर हम आज अकेले भी लड़े तो हम सारी सीटों पे लड़ने का जज्बा रखते हैं, दम रखते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो पार्टियां, जो दलें हमारे साथ है, उनका इन वक्त पे आप जाकर के चुनाव के टाइम में आप उन्हें छोड़ दे, ऐसी नीयत हमारी तो नहीं है। हमारे दल की ऐसी नीयत रही ही नहीं है कभी। हम सभी को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, और वैसे में जो गठबंधन की पार्टियां जो हैं, जो शुरू से हमारे साथ हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। आदिल कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं? जी आदिल बोलिए, सारिका एक सेकंड। और आने वाले भी जो भी चुनावें होंगी, जो दलें चाहेंगी जो हमारे साथ रहें। सर सारिका जी को आपने हिस्ट्री याद कर ले, सारिका जी को हिस्ट्री याद करा दे। 2004 में यूपीए बना था, उसमें लोजपा साथ में थी, राजद साथ में था, कांग्रेस साथ में था। तुरंत 2005 में आरजेडी ने तोड़ लिया था। उसके बाद 2009 में लोकसभा लोजपा और राजद ने साथ लड़ा था, कांग्रेस से तोड़ लिया था। 2010 में राजद और लोजपा साथ लड़ा था, कांग्रेस से तोड़ लिया था। 2014 में लोजपा इनसे अलग हो गई थी। ये इनका जो उदार चेहरा है, कोई उदार नहीं है, किसी की इतनी बिसात नहीं है कि बिहार में अकेले लड़ रहे। कल उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री थे, उनको इन्होंने ले लिया। कल वीआईपी जो सन ऑफ मल्ला है मुकेश सैनी साहब, वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, उनको ले लिया, क्योंकि ये अपने सहूलत के हिसाब से लड़ते हैं। एक एग्जांपल देना चाहते हैं, सिवान में इन्होंने माले के साथ अलायंस नहीं किया, सीपीआई-एमएल के साथ। हिना साहब लड़ रही थी, शहाबुद्दीन साहब कह लिया, लेकिन मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी पाटलिपुत्रा में, तो आरा सीट इन्होंने माले को दे दिया क्योंकि मीसा भारती जी को मदद मिल जाए।
तो इनका जो उदार चेहरा का दिखावा बिहार की जनता जानती है। और झारखंड में बिना गठबंधन के आरजेडी 50 सीट नहीं ला सकती है, ये सच्चाई है। इनके एमएलए, इनके एमएलसी हर दिन भाग रहे हैं। इनकी स्थिति ठीक है, इसका जवाब देते हैं सारिका से। सारिका जितने इन्होंने नाम गिनाए उनको आपने ले लिया या वो आपके पास आ गए? ये उदारता सिर्फ एक दिखावा है, एक मुखौटा है, या इसमें सच्चाई भी है? क्या जवाब है इसका सारिका? देखिए, जब भी कोई दल आपके साथ अलायंस करना चाहती है और अगर आपसे आकर के अलायंस कर रही है, तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कि बातचीत के दौरान और तमाम ऐसी चीजें सुविधाएं बनती हैं कि जब आदमी गठबंधन की चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम लोगों ने किसी को बुलाया या हम लोगों ने किसी को जबरदस्ती शामिल किया है। ये उनकी जाहिर सी बात है, इसमें उदारता ज्यादा है। और मैंने पहले भी बोला कि हम लोग एक भाईचारा, एक जो मिलजुल करके लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने कभी अकेले चुनाव लड़ा नहीं है। और इन्होंने जितने भी अभी तक उदाहरण दिए, इतिहास और हिस्ट्री मैं भी जान रही हूँ कि किन किन पार्टियों के साथ अलायंस टूटी और किन किन पार्टियों ने किन किन दलों को छोड़ा। और ये जोड़ तोड़ तो मुझे लगता है इलेक्शन और दल और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कोई किसी का अस्थाई दोस्त या कोई अस्थाई दुश्मन होता नहीं है। ये मैं इस बात मतलब क्या आरजेडी फिर से कभी नीतीश से गले मिल सकती है क्या? आरजेडी ने अपने बल पे भी कई बार इलेक्शन लड़ा है। और रही क्या आरजेडी फिर से नीतीश कुमार से गले मिल सकती है क्या? भाई, क्या पूछा आपने? जी, मेरा सवाल था, सुन लिया आपने? देखिए, मैंने आपको मैंने आपको बड़ी अच्छी बात कही कि जो राजनीति ऐसी होती है जिसमें कोई किसी का अस्थाई दोस्त या दुश्मन होता नहीं है। जी, बेहतर। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद अब जल्द हाजिर होते हैं। आदिल हसन जो है अभी भी कुछ वो कहना चाह रहे हैं, बहुत उनके पास कुछ जानकारी है, सवाल है, और सारिका भी पीछे नहीं है, हर सवाल का जवाब दे रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, MIM के आदिल हसन आजाद और सारिका पासवान आरजेडी से। सारिका, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हम चुनाव को जंग कहते हैं, अगर हम इंतखाबात को एक युद्ध कहते हैं, जंग कहते हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि आरजेडी का इस चुनाव में, इस जंग में बड़ा दुश्मन कौन है? दुश्मन नंबर 1, 2, 3। सारिका। नहीं, नंबरिंग में तो मैं नहीं जाना चाहूंगी कि नंबर दुश्मन कौन है, 1, 2 और 3, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगी। रही बात दुश्मनी की, तो दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन हाँ, व्यवस्था को जरूर बदलना है। जो पिछले 15 सालों से बिहार की जनता झेल रही है इस डबल इंजन की सरकार को, पूरी जनता जान रही है कि कैसे धोखेबाजी करके उन लोगों ने पहले आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। और जब उनकी कार्यशैली से हमें दिक्कत होने लगी, जब उनकी गलत चीजों को हम लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, तो उन्हें इस बात की तकलीफ हो गई और उन्होंने एक खंजर घोंपने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद वो गठबंधन टूटी और उसके बाद उन लोगों ने दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके अभी सरकार चला रहे हैं। तो यहाँ दुश्मनी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, सत्ता परिवर्तन की जरूर बात है। जो हम लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता जो है पिछले 15 सालों से हम जब आज इनसे पूछते हैं कि आप अपनी उपलब्धियां बताइए, तो ये आज सक्षम नहीं है कि अपनी उपलब्धियों को बता सके हमसे। ये हमें हमारी पिछले जो 15 सालों की है वो याद दिला दे रहे हैं हमें, लेकिन वो ये बताने में बिल्कुल असक्षम है कि आप पिछले 15 सालों से आपकी सरकार है, आपने इन 15 सालों में बिहार की जनता के लिए क्या किया? चलिए, मैंने पूछा था दुश्मन नंबर 1, 2, 3, लेकिन आपने कहा कि किसी ने खंजर मारा। क्या आप चाहेंगी कि खंजर मारने वाली पार्टी को जनता की अदालत में सजा मिले? बिल्कुल, डेफिनेटली जनता इस बार मन बना चुकी है, धोखेबाजों का चेहरा बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। आने वाले चुनाव में जनता ये जवाब देगी उनको, क्योंकि उन्होंने देख रखा है कि ये फरेबी, ये डबल इंजन की सरकार जो है ये कुछ करने वाली नहीं है। कोई हितों क्या MIM से भी खतरा है आरजेडी को? उन्होंने आज तक किया ही नहीं है। तो डेफिनेटली जनता इस बार कमर कस चुकी है। आने वाले हमें किसी से खतरा नहीं है, हम पहले भी बोल चुके हैं, हमें तो किसी पार्टी से खतरा ही नहीं है। हमें खतरा क्यों किसी जी
तो आपको किसी पार्टी से खतरा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन को कमजोर समझा जा रहा है, इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है? और इसका नहीं, दुश्मन को हम कमजोर नहीं समझ रहे हैं, बट हमारी तैयारी बहुत मजबूत है, आप ऐसे कह ले इस बात को। हम दुश्मन को, सारे लोगों को, चाहे वो छोटे दल हो, बड़े दल हो या बड़ी पार्टियां हो, बड़ा गठबंधन हो, हम किसी भी कमजोर नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी तैयारियां बहुत इस बार पुख्ता है। चलिए ठीक है। एडवोकेट आदिल हसन आजाद, आप कई गोशों से ये खबरें आ रही हैं कि अगर एमआईएम किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है तो वो आरजेडी वहां पर होगी बिहार में। ये मैं सियासी गलियारों के सवाल आपके सामने रख रहा हूं। आरजेडी की जो लीडर हमारे साथ मौजूद है वो कह रहे हैं कि हमें एमआईएम से कोई खतरा नहीं है, हम उन्हें इतना मजबूत समझते ही नहीं है, हमारी तैयारी ज्यादा है। आदिल, बड़े भाई, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां पे किशनगंज लोकसभा हुआ था, ट्रायंगुलर फाइट भी, हमले 3 लाख वोट आया। उसी के 3 महीना बाद लोकसभा किशनगंज में विधानसभा हुआ और एमआईएम ने भाजपा को भी हराया अल्हम्दुलिल्लाह, और कांग्रेस का जमानत जब्त करा दिया, और कांग्रेस और राजद वहां पर गठबंधन में थी और इन लोग के पूरी ताकत इन्होंने लगा दी। एक सिटिंग एमपी की मां जो है वो चुनाव हारी थी एमआईएम से। तो एमआईएम सीमांचल की एक आवाज है। एमआईएम को मैं इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को भी हराएंगे, जेडीयू को भी हराएंगे और राजद को भी हराएंगे, और जो भी इनका गठबंधन रहेगा, क्योंकि सीमांचल के साथ सबने नाइंसाफी की है। तो जब आप सबको हरा देंगे तो फिर हुकूमत बनेगी किसकी? आप तो सिर्फ 50 सीट पर लड़ रहे हैं। हमारा सुनिए बड़े भाई, ये सेकंड लिस्ट आया, इंशाल्लाह थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट भी आएगा। हमारा बीजेपी के, क्योंकि फिरका परस्त से हमारी लड़ाई है, जो फिरका परस्त है, और दूसरी लड़ाई सारिका से आपकी लड़ाई नहीं है। मौका परस्त में आरजेडी है और फिरका परस्त में बीजेपी है। नहीं, बीजेपी और आरजेडी दोनों मौका परस्त और फिरका परस्त है। सीमांचल के साथ, बिहार के साथ सबने नाइंसाफी की। आरजेडी ने भी की है। 40 साल कांग्रेस का रूल, 15 दिन आरजेडी ने भी किया सीमांचल के साथ नाइंसाफी। सबने। सीमांचल को क्या मिला है बड़े भाई? अलीगढ़ सर एक भी बतला दे। इनके सीनियर लीडर मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के इंटरव्यू देख लीजिए, उन्होंने कहा सीमांचल के साथ सबने धोखा दिया, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और ये खुला है कि सीमांचल के साथ बतला दीजिए, एक भी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी जो सीमांचल को उसका हक मिलना चाहिए, वो ना आरजेडी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना भाजपा ने दिया, ना जदयू ने। हमारी लड़ाई सीमांचल के लिए और बिहार के लिए, क्योंकि सीमांचल में एजुकेशन में आप इंपेरिकल डाटा चेक कर लीजिए कि पूरे बिहार में 9 पंचायत, 10 पंचायत पे ब्लॉक होता है, लेकिन सीमांचल में 29 पंचायत पे बारसोई में एक ब्लॉक है, और अरवल में आरजेडी को सीमांचल में एमआईएम से टक्कर है। क्या मानती है इस बात को आप? आरजेडी ने सीमांचल में कोई फलाही काम नहीं किए, ये आरोप है आप पर, इल्जाम है। देख, एमआईएम अगर ये सोच रही है कि 50 सीटों पे लड़ करके वो इस बार सरकार बना लेंगे, तो मुझे पता नहीं है कि वो ये किस तरीके से सोच रहे हैं। और रही बात ये दुख और ये जो रोष और ये जो शिकायत व्यक्त कर रहे हैं, ये जाकर के अभी नीतीश कुमार से इन्हें शिकायत करना चाहिए। हम इन्हें नीतीश कुमार से पूछना चाहिए, जो पिछले 15 सालों से जो सत्ता में है, उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए था। अभी तो हम विपक्ष में हैं। और रही बात सीमांचल हो चाहे बिहार का कोई कोना हो, आरजेडी ने हमेशा हर क्षेत्र के बारे में सोचा है और काम किया, और अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं, इनका भी यही कहना है। ये जो आदिल हसन एमआईएम के हैं, इनका कहना यही है कि आरजेडी या दूसरी पार्टियों ने सीमांचल के बारे में सिर्फ सोचा, काम नहीं किया। सर वारिस साहब जी, वो तो मैं बोल ही रही हूँ कि पिछले 15 सालों से जेडीयू की गवर्नमेंट है। जेडीयू से आप पूछिए ना कि क्या किया है उन्होंने। नहीं, इनका ये कहना है। जी आदिल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हर जिले को है, क्योंकि आप अगर किसी कोने को आप उठा करके आप देख लीजिए। जी बोलिए। आज बिहार के अमूमन हर जगह की स्थिति यही है, लोग बेहाल है। आप कोरोना को देख लीजिए, पिछले 6 महीने से जिस तरीके से लोग कोरोना के एक मतलब बीमारी से जो ग्रस्त है, एक इलाके में कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स जो है वहां पे। सारिका, मेरा एक सवाल ये है, आदिल की पता नहीं आवाज आपको मिल पा रही है? सारिका, मेरा एक सवाल ये है, जो सवाल आदिल उठा रहे हैं
कि 15 सालों में ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने जब 15 साल बिहार में रूल किया था तो आपने सीमांचल में मेडिकल कॉलेजेस खुलवा दिए थे, अस्पताल खुलवा दिए थे, यूनिवर्सिटीज खुलवा दिए थे और वो पिछले 15 सालों में तोड़ दिए गए या हटा दिए गए? क्या ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया है जी। वारिस साहब, नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि ये पिछले 15 सालों से नीतीश जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके सीमांचल में क्या काम किया है? आप मुझे बता दें कि क्या काम किया। आपने कभी प्रश्न किया जाकर उनसे? जो आप सीधा प्रहार आप आरजेडी पे जो कर रहे हैं, अभी तक जितने भी हितों के कार्य हुए हैं लोगों में, वो आरजेडी के द्वारा ही हुए। जो पिछले 15 साल जंगल राज करके कर दिया, वो जितने भी कार्य हुए आरजेडी के द्वारा ही किए, ना कि जेडीयू के द्वारा किए, ना ही एमआईएम के द्वारा किया गया है। अरे एमआईएम का मुकाबला आप नहीं कर सकती हैं। हेलो जी आदिल, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। वारिस साहब देखिए, सीमांचल महानंदा बेसिन 1977 का प्रोजेक्ट है, अभी तक नहीं हो पाया। 1975 का प्रोजेक्ट, जी 1977 का 77 का, मतलब इस दौरान 15 साल लालू को मिले, आरजेडी को मिले हैं वहां लाली जी को। उसके बाद यूपीए मिला, एएमयू अलीगढ़ सेंटर किशनगंज में अभी तक नहीं बना। महागठबंधन की भी सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, कुछ नहीं हुआ। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की बारी, कुछ नहीं हुआ। बाढ़ की तबाही सीमांचल देखता है। सबसे ज्यादा पलायन यानी माइग्रेशन सीमांचल से होता है। लालू जी ने मधेपुरा में और छपरा में रेल कारखाना खोल दिया, नीतीश जी ने नालंदा में खोल दिया, लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जो इनको वोट दे के एमपी एमएलए भेजा, लेकिन उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। व्हाइट पेपर चैलेंज करते हैं कि व्हाइट पेपर लेकर आए, बतलाएं कि 40 साल कांग्रेस ने सीमांचल के साथ क्या किया, 15 साल लालू जी ने क्या किया, 15 साल नीतीश जी ने क्या किया। सिर्फ खोखला वादा सीमांचल के साथ हुआ है। हमारी लड़ाई सीमांचल स्पेशल स्टेटस की है। इन्होंने सिर्फ नाइंसाफी किया क्योंकि इन्होंने सीमांचल को वोट बैंक समझा है। इन्होंने सीमांचल के साथ इस्तेसाल किया है। इन्होंने हमेशा एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन सीमांचल को उसका हक नहीं दिया है। हम भी माइग्रेंट, हम भी वहां पर मेहनत कश लोग हैं। 300 किलोमीटर पे रांची पे हाईकोर्ट हो सकता है बेंच, लेकिन पूर्णिया 400 किलोमीटर से उस पर नहीं है। एक सुई की कारखाना इन्होंने नहीं खोला, एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला। किस सीमांचल की बात करते हैं इनके नेता? मैं जवाब लेता हूं जरा सारिका आपसे। ये सवाल तो जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता या बिहार की आवाम इस बार आपके 15 सालों के वजह कर वोट देगी या नीतीश के 15 सालों को वजह कर वोट देगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस सीमांचल की तरक्की को लेकर बात उठ रही है, आदिल का यह कहना है कि जब आरजेडी वहां शासन में थी तो आरजेडी ने भी सिर्फ वादे किए, बातें की, काम नहीं किया। सीमांचल में काम होता तो दिखता। मैं आदिल जी के दुख को समझ सकती हूँ कि ये पिछले 15 सालों से सिर्फ ये इनके दुख का कारण नहीं है। ये पिछले 15 सालों को लेकर के चल रहे हैं, तो वो बहुत फहरिस्त बहुत लंबी है कि कार्य कितने हुए हैं। आप पिछला 15 साल आप देख लीजिए। इन 15 सालों का आप रोष अगर व्यक्त कर रहे हैं तो मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है ये सिर्फ इनका एक इकलौता दुख नहीं है। मुझे लगता है इनके जैसे कई लोग हैं, कई क्षेत्र के इनके जैसे कई लोग हैं जो इस बात से दुखी है, आहत हैं कि पिछले 15 सालों में किसी भी क्षेत्र की तरक्की को लेकर के कोई काम हुआ नहीं है। तो ये दुख तो अमूमन सारे जिलों में है, चाहे वो बाढ़ की त्रासदी भी लोग झेल रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि और ये बाढ़ ऐसा नहीं है कि एक साल आया है, हर साल ये स्थिति ऐसी बनी रहती है। हर साल ये बाढ़ आता है, हर साल लोग उतने ही आहत होते हैं, कभी किसी साल कुछ ज्यादा लोग होते हैं। जी वही मैं बोल रही थी कि हर साल ऐसा नहीं बात है कि बाढ़ किसी एक साल आता है और अगले साल नहीं आता। अमूमन ये हर साल आता है बाढ़, हर साल स्थिति वही बनी रहती है। लेकिन ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि इसका जवाब, अरे बड़े भाई हम तो 72 साल का हिसाब मांग रहे हैं। ठीक है चलिए, आप 15 साल पे आपका जोर है सारिका, इनका जोर है 15 साल से पहले के सालों पर भी। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया है, मैं आपको सिर्फ 30-40 सेकंड दोनों को दूंगा बारी बारी से। मुझे आपका फाइनल कमेंट चाहिए। पहले सारिका से शुरू करते हैं। सारिका, फाइनल कमेंट, कितनी उम्मीद है? मांझी चले गए, क्या और भी कोई आपको छोड़ के जाने वाला है महागठबंधन से? 40 सेकेंड्स सारिका। मांझी चले गए और सारे लोग जानते हैं कि वो वापस उसी दरवाजे पे गए हैं जिस दरवाजे से वो बहुत ही बेइंतहा बेइज्जत होकर के निकले थे। तो वो उसका हमें तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई अफसोस है और उसका कोई खामियाजा भी नहीं हमें भुगतना पड़ने वाला है।
और रही बात आवाम की, तो पूरी आवाम इस बार ये ठान चुकी है कि 15 साल की जो अभी जो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जिस तरीके से लोग अभी बेरोजगारी के हालात इतने जी जी माफ कीजिएगा, वक्त अब हमारे पास नहीं रहा। आदिल, फिर कभी आपसे भी बात होगी, सारिका फिर कभी आपसे बात होगी। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मौजू पर बने रहने के लिए। तो आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।